नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लगातार चौथे दिन मुद्दा लेकर आए हैं। साध्वी प्रज्ञा के ऊपर चल रहा अन्याय कब रुकेगा? आखिर न्याय कब मिलेगा? जस्टिस फॉर साध्वी प्रज्ञा, इस मुहिम को लगातार चौथे दिन हम आपके सामने लेकर आए हैं। देश और विदेश से जबरदस्त रिस्पांस के साथ हम इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं और आशा है कि इस मुद्दे को हम यहां तक लेके जाए कि एक निर्दोष साध्वी को, वो केवल हिंदू और भगवा वस्त्रधारी इस कारण जेल के अंदर जो डाला गया था, उसको उसी सम्मान के साथ बाहर निकाला जाए। आज मैं आपके सामने चौथा पार्ट करने के लिए खड़ा हूं और आज सवेरे ही एक खबर आ गई कि जयललिता को भी कोर्ट ने बरी किया है। केवल बेल नहीं दी है, सलमान को तो बेल दे दी, जयललिता को बरी किया है। निचले कोर्ट ने उसको दोषी ठहराया हुआ था और अब हाईकोर्ट कर्नाटक में, क्योंकि दूसरे राज्य में केस चल रहा था, उन्होंने कहा यह निर्दोष है। मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि अगर जयललिता निर्दोष है, जयललिता अगर भ्रष्ट नहीं है, तो इस देश की न्यायपालिका भ्रष्ट है। क्योंकि जिसके घर में हजारों सैंडल और हजारों साड़ियां मिली थी, जिसके साम्राज्य की चर्चा सालों तक हिंदुस्तान करता था, वो अगर भ्रष्ट नहीं है तो फिर न्यायालय भ्रष्ट है। आखिर जयललिता जैसे छूट रहे हैं और अभी शाम को खबर भी आई कि सत्यम घोटाले के लिंगम राजू भी छूट गए। न जाने कितने छूट रहे हैं। जो दोषी थे वो निर्दोष बनकर कहीं छूट रहे हैं तो कहीं बेल पर छूट रहे हैं, लेकिन जो निर्दोष थी, निर्दोष है, ऐसे साध्वी को केवल राजनीति के लिए और हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए अंदर डाला, वो अभी भी बाहर नहीं ला जा रही है। और इसलिए आज के इस चौथे पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं मुद्दे के साथ। साध्वी प्रज्ञा पर हुए अन्याय पर देश चुप क्यों? जयललिता की रिहाई और निर्दोष साध्वी प्रज्ञा जी को 7 साल से जेल क्यों? क्या ये कानून की नजर में इंसाफ है? 18 सालों तक चले 66.65 करोड़ रुपए के आय से अधिक मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ ने AIADMK की महासचिव जयललिता को बरी कर दिया, जबकि उनके घर से 1996 में छापेमारी की गई थी। तब जयललिता के घर पर मारे गए छापे में 880 किलो चांदी, 28 किलो सोना, 10,500 साड़ियाँ, 750 जोड़ी चप्पल, 91 कीमती घड़ियाँ और कई दूसरे कीमती सामान जब्त हुए थे। और निचली अदालत ने उन्हें इस मामले में दोषी ठहराते हुए 4 साल कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन ये कहाँ का कानून है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो पिछले 7 साल से जेल की सलाखों के पीछे कैद है, जिन पर साल 2008 में हुए मालेगांव बम ब्लास्ट का केवल शक के आधार पर आरोप है और आज तक आरोप पत्र दाखिल तक नहीं हुआ है, उन्हें जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, जिनका सही तरीके से इलाज तक नहीं कराया जा रहा। उन पर हुए अत्याचार का आलम यह है कि आज साध्वी जी की हालत काफी खराब हो गई है। उन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचार का जिक्र एक पत्र में भी किया है, जिसमें कहा गया है कि पूछताछ के दौरान उनके हाथ पैर बांधकर बेल्ट से मारा गया और अभद्रता की सारी हदें पार कर दी गई। साल 2008 से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जेल में बंद हैं और उन पर अब तक आरोप पत्र भी दाखिल नहीं हो पाया है और बिना आरोप पत्र के साध्वी प्रज्ञा जी को जेल में रखा गया है। आज साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को करीब 7 साल हो गए, किसी ने साध्वी प्रज्ञा जी की सुध तक नहीं ली। आज उनकी हालत जेल में काफी गंभीर है, उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है और उनका इलाज तक ठीक से नहीं किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है कि एक तरफ सलमान को बेल हो जाती है और दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा जी बिना आरोप पत्र के जेल में कैद है। हालांकि पिछले दिनों उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो तथ्य पेश किए गए उनसे ये साबित नहीं होता कि उनके बीच किसी तरह का कोई सिंडिकेट था और वो सीधे तौर पर आरोपी हैं। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कहा है कि वो इस मामले में आरोपियों की जमानत फैसला करे और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी पर से इतने सालों बाद मकोका हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की रोजाना सुनवाई के लिए भी कहा है, साथ ही इन लोगों की जमानत पर 1 महीने में फैसला लेने को भी कहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो प्रताड़ना साध्वी जी जेल में रहते हुए सहन की, उसकी भरपाई कौन करेगा? और आज देश की जनता जयललिता की रिहाई का जश्न मना रही है, सड़कों पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं और खुशियां मनाई जा रही है। लेकिन बड़े शर्म की बात है
कि आज हम साध्वी प्रज्ञा जी के लिए मौन हैं। आज हम उनकी रिहाई के लिए, उनके बेहतर इलाज के लिए अपनी आवाज बुलंद नहीं करते। क्यों हम साध्वी जी के लिए सड़क पर नहीं उतरते? क्यों हम सब इतने सालों से मौन रहे? क्यों कानून और प्रशासन ने साध्वी जी पर इतने सालों तक इतने अत्याचार किए? आज जरूरत है हम सब एक हो जाएं और कड़े स्वर में सोई कानून व्यवस्था को जगाने की कोशिश करें, जिससे साध्वी प्रज्ञा जी को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। तो यह मुद्दा और इस मुद्दे पर लगातार चौथे दिन हम आपके सामने आए। वैसे बिंदास बोल केवल 3 दिन होता है, शुक्रवार से लेकर रविवार तक, लेकिन हम इस सीरीज को लगातार रोज आपके सामने लेकर आएंगे जब तक कि पूरे हिंदुस्तान को इस केस की पूरी जानकारी नहीं होती। जब उनके अंदर का मर चुका वो शूरवीर हिंदुस्तानी जाग नहीं जाता, जब तक इस अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए हिंदुस्तानी खड़ा नहीं होता। क्योंकि बात जब साध्वी प्रज्ञा जी से शुरू होगी तो हिंदुस्तान के उन सारे निर्दोष साधु संतों तक जाएगी जिनको जेल में सड़ाया जा रहा है। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ नमस्ते। हाँ सूरज जी। हाँ सूरज जी, जय हिंद। हाँ सूरज जी, आप हेलो सूरज जी। कॉलर को कहूंगा कि आपने टीवी का आवाज म्यूट करके ही आप कॉल लगाए तो ही बात हो पाएगी। हम आपके सामने स्क्रीन पर फेसबुक पर जो प्रतिक्रिया आ रही है उसको भी दिखा रहे, लेटेस्ट प्रतिक्रिया भी आपके सामने आती रहेगी। आप ट्विटर पर भी ट्रेंड चला रहे साध्वी _प्रज्ञा और जस्टिस इंग्लिश फॉर साध्वी, ये ट्रेंड भी चल रहा है। इस ट्रेंड के साथ साथ फेसबुक पर भी प्रतिक्रिया बड़ी पैमाने पर आ रही है। स्काइप के द्वारा भी लोग कॉल करके अपनी बात को रखना चाहते हैं। हम नए कॉलर को अपनी बात रखने का मौका देना चाहते हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ बोलिए। जय हिंद। हाँ मैं कुंदन बात कर रहा हूँ, थाने महाराष्ट्र से। बोलिए कुंदन जी। ये हमारे साध्वी प्रज्ञा जी को 7 साल से आरोप पत्र दाखिल किए बगैर जेल में सड़ाया जा रहा है। ये अत्याचारी और अन्यायकारी लोग अत्याचार और अन्याय करेंगे, लेकिन उससे भी दोषित अत्याचार और अन्याय सहन करने वाले हैं। हमारे इसमें कुछ न कुछ इसमें हम दोषी है, क्योंकि हमारे प्रतीकों का, हमारे मूल्यों का इस देश में जतन या नहीं किया जाता है, अपमान और उपहासित किया जाता है। तो मैं तो देख रहा हूँ कि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाली जो पार्टियां हैं, जो हमारी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारे शंकराचार्य जी क्या कर रहे हैं, हमारा संत समाज क्या कर रहे हैं, जबकि एक महिला साध्वी को जेल में सड़ाया जा रहा है। तो आपको मैं नमन करता हूं कि आपने ये मुद्दा उठाया और हम सबने मिलकर एक मुहिम की आवश्यकता है कि जो निर्दोष हमारे जो भी साधु संत है उनको जेल में नहीं सड़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। लेकिन इस मुहिम को केवल कॉल करके चुप नहीं बैठना है। मैंने कल भी कहा था कि एक कॉल आपने गुरु को करना है, साधु संत को करना है इस मुहिम से जुड़ने के लिए, बोलने के लिए। दूसरा आपके लोक प्रतिनिधि को करना है। तीसरा अपने ह्यूमन राइट कमीशन को करना है। चौथा कॉल अपने महिला संगठन को करना है कि आखिर महिला संगठन चुप क्यों है। अगले कॉलर। जय हिंद। जी नमस्कार। बोलिए। और पंजाब से राजेंद्र बंसल। हाँ, मैं एक बात उठाना चाहूंगा कि जब साध्वी प्रज्ञा को इस केस में इन्वॉल्व करके हाँ, मुस्लिम समुदाय के आदमियों को छोड़ा गया, तो उनके लिए दिग्विजय सिंह ने बात क्यों नहीं उठाई? जिनको मुस्लिम समुदाय के लोगों को जिन्होंने बंद किया था उनके ऊपर कोई केस क्यों नहीं चलवाया अभी झूठे का? या तो मतलब वो सही फंसे हुए थे, उनको फंसाया गया, साध्वी प्रज्ञा को उनको अगर गलत फंसाया था तो बिल्कुल बिल्कुल। आप जो बात उठा रहे हैं, अब पुलिस इतनी फंस गई है इस मालेगांव ब्लास्ट केस में। पुलिस ने पहले कुछ मुस्लिम युवकों को पकड़ा, उसके बाद उन्होंने हिंदू आतंकवाद साबित करने के लिए साध्वी प्रज्ञा को पकड़ा। जब साध्वी प्रज्ञा और उस पूरे टीम को पकड़ा तो उसके बाद उस मुस्लिम युवकों ने वहां पर अपील की कि अगर पुलिस इनको दोषी कह रही है तो हमको भी कैसे कह रही है। जबकि यह कहा जाता है कि उनके आपस के 2 गुटों के कारण उन लोगों ने बॉम्ब स्फोट करवाया था। ये थ्योरी पहले वहां पर चला रही थी, लेकिन फिर उनको भी जमानत मिल गई। अब लग रहा है कि उनको जब जमानत मिल गई तो साध्वी प्रज्ञा ने तो कुछ किया ऐसा पुलिस साबित ही नहीं कर पाई है। तो फिर वो कह रहे हैं अब किसी न किसी कारणों से इनको अंदर रखा जाए। तो ना साध्वी प्रज्ञा को छोड़ रहे हैं, ना उनकी केस को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां तक कि आजादी के बाद
शायद ये पहला ऐसा मुकदमा होगा जिसमें 7 सालों तक एक महिला को, साध्वी को कैंसर बीमारी होने के बावजूद और उसकी रीढ़ की कई हड्डियां टूटी होने के बावजूद उसको बेल नहीं मिल रही है, ना उस पर केस चल रही है। और यह भी विशेष शायद आजादी के बाद पहली बार हो रहा है कि सारा अपने आप को शूरवीर कहने वाला समाज भी चुप बैठा है। कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए सर। ये कह रहा हूँ कि ये जो आप दिखा रहे हैं ये भ्रष्ट आदमी का, ये बड़ा ही गलत। जब जयललिता छूट सकती है, सलमान खान छूट सकते हैं, सारे फैसले पलट सकते हैं, तो फिर इनको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? बिल्कुल यही तो सवाल है और इस सवाल के लिए तो लगातार हम आपके सामने रोज आ रहे हैं। तो वही चीज मुझे ये समझ नहीं आ रही, जुडिशियल सिस्टम में भी अब भ्रष्टाचार मुझे लग रहा है कि बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, और इसलिए जरा देखते हैं कि जयललिता के बारे में भी समझ लेते हैं। देख लीजिए ये जयललिता पर मुकदमा 1997 में शुरू हुआ। 2002 में जयललिता पर लंदन में एक होटल का मालिक होने का आरोप लगा। इस मामले को लंदन होटल केस के रूप में जाना जाता है। मई 2001 में जयललिता फिर सत्ता में आई। 2001 में ही जया मामले को देखने के लिए एक नया अधिकारी आया। नए अधिकारी ने गवाहों के बयान नए सिरे से लिए। 2001 में जयललिता की विधानसभा सदस्यता निरस्त कर दी गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने जया को कोडाई कनोल में प्लेजेंट होटल को नियमों के विरुद्ध बनाने का दोषी पाया। जया ने इस्तीफा दे दिया और पनीर सेल्वम मुख्यमंत्री बने। 6 महीने बाद उपचुनाव जीतकर फिर जयललिता मुख्यमंत्री बन गई। आय से अधिक संपत्ति मामले में 259 गवाहों में से 76 ने अपने बयान वापस ले लिए। सरकारी वकील ने जया के खिलाफ किसी कार्रवाई की अपील नहीं की। जयललिता अदालत में पेश नहीं हुई और अदालत ने उन्हें लिखित बयान देने की अनुमति दे दी। इसके बाद डीएमके नेता अंब जगन सुप्रीम कोर्ट चले गए। अंब जगन ने केस को तमिलनाडु से बाहर करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को कर्नाटक भेज दिया और विशेष कोर्ट भी बना दी। लंदन होटल केस और आय से अधिक संपत्ति मामले को कोर्ट ने 4 साल बाद अलग अलग कर दिया। 2003 से 2005 तक बेंगलुरु अदालत के लिए अदालती दस्तावेजों का तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद होता रहा। 5 साल बाद जयललिता ने सभी दस्तावेजों को रद्द कर नया अनुवाद करने की मांग की। बाद में अदालत ने इस मांग को रद्द कर दिया। 2011 में जयललिता के वकीलों ने फिर अनुवादों में सुधार की मांग की। अनुवादों में सुधार के लिए 6 महीने का वक्त मांगा गया। कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से जया के वकील अलग अलग अदालतों में जाते रहे। विशेष अदालत में कार्रवाई रुकवाने को कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट जाते रहे वकील। 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त वकील ने खुद पर लगातार दबाव बनाने पर इस्तीफा दे दिया। ये तो वो सारे ड्रामे का इतिहास है जो जयललिता ने इस पूरे प्रकरण से बचने के लिए किया। और दुर्भाग्य देखिए, इस देश की न्याय व्यवस्था कितनी कमजोर है। देखिए, आखिर जयललिता छूट गई और जब फटाके फूट रहे थे तो निश्चित तौर पर जयललिता के पूरे इन्वेस्टिगेशन पर काम करने वाले लोगों के दिलो दिमाग में क्या फुट रहा होगा, कल्पना करिए। और फिर वो कहेंगे, उनके बाकी अफसर और एजेंसी के अधिकारी भी कहेंगे, जब ऐसे भ्रष्ट नेता को फाइनली छुटना ही है तो क्यों ना उसको पकड़ने समय ही उससे कुछ तोड़ पानी किया जाए, क्यों केस को आगे बढ़ाया जाए। ये भावना जब बढ़ती है तब भ्रष्टाचार की गंगा बहना शुरू हो जाती है और फिर वो गटर में तब्दील होकर समस्त समाज को नुकसान पहुंचाती है। और यही लगातार एक ही हफ्ता, बल्कि 5-6 दिन भी पूरे नहीं हुए, लगातार यही हो रहा है। और ये होने से रोकने के लिए जुडिशियल सिस्टम को बदलने की आवाज नहीं उठ रही है, क्योंकि कानून इस जुडिशियरी सिस्टम के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो न्यायालय को अधिकार है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का। इसलिए राजनेता बोलता नहीं, इसलिए मीडिया वाला बोलता नहीं। बेचारा जो पीड़ित है वो तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो और पीड़ित हो जाएगा। और जज साहब का अपमान और कानून के कार्रवाई में बाधा का भी एक और मुकदमा उनको सहना पड़ेगा। लेकिन इसके खिलाफ किसी ना किसी ने बोलने की जरूरत है और उस जरूरत को देखते हुए हम बिंदास आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान इस पे बेखौफ होकर बोले, इस मुद्दे पर चर्चा हो, इंटरनेट से पर ही केवल सीमित ना रहें।
केवल लोगों के घरों तक सीमित ना रहे, ये चौराहों पर जाए, ये सरकार के संसद तक जाए, ये सब जगह पर जाए और आखिर बात हो कि आखिर सरकार बदली है तो हमारी एक व्यवस्था भी बदलनी चाहिए जो भ्रष्ट और खराब हो चुकी है। आइए कुछ और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए, जय हिंद सर। क्या कहना है आपको? जय हिंद सर, मैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर, उत्तराखंड। सर मैं पूछना चाहता हूँ, आप लगातार बोलते रहिए कि जिस तरीके से जयललिता को जो है जिस कोर्ट ने जयललिता को जो है बाइज्जत बरी किया गया है, इनके घर में पाया हुआ 28 किलो और 18 किलो जो सोने के वो हैं, तो इस कोर्ट ने ये धन्यवाद। बिल्कुल सही कहना है कि आखिर वहां पर जो सामान पाया गया था, कई किलो चांदी पाई गई थी, कई किलो सोना पाया गया था, कई हजार 10,500 साड़ियां पा गई थी। अगर हम कल्पना करें कि एक व्यक्ति साड़ी पहनने में कितना टाइम लग सकता है, और खास करके साउथ में जिस प्रकार की साड़ी पहनी जाती है, ऐसी साड़ी पहनने को लगने वाला टाइम, और वो भी सिल्क की साड़ी, एक साड़ी पहनने और उसको उतारने के टाइम को काउंट करिए, 10,000 गुना करिए, कितने घंटे और कितने दिन जयललिता ने साड़ी बदलने में लगा दिए। फिल्म इंडस्ट्री से आई हुई, अपनी कला और अपना शौक दिखाने वाली और सरकारी और लोगों के पैसों पर आयश करने का आरोप जिस नेता पर लगा, वो आज निर्दोष छूट गई है। लोग उसके समर्थक फटाके फोड़ रही है और वो शपथ लेने जा रही है मुख्यमंत्री की, उस न्याय व्यवस्था को लात मार के, जो न्याय व्यवस्था इस हिंदुस्तान को सुरक्षित रखने का चौथा स्तंभ होने का और महत्वपूर्ण 3 स्तंभों में से एक स्तंभ होने का दंभ भरती है, उसका दंभ भ्रष्ट व्यवस्था ने उतार दिया है। अगले कॉलर। जय हिंद जी। मैं मेरा कहना यह है कि कहते हैं कि कानून अंधा होता है, और इस बात को जो है इस पर ठप्पा लगा दिया बिल्कुल इस चीज का कि वास्तव में अंधा होता है। लेकिन एक जानकारी मुझे लेनी है आपसे। धन्यवाद। मैं कॉलर को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कॉलर हमेशा कॉल करते हैं वो महीने में एक ही बार कॉल करें, क्योंकि करोड़ों लोग ये कंप्लेंट करते हैं और जब हम अन्य जगहों पर जाते हैं तो पता चलता है, कई लोग कहते हैं कि हम तो 200 बार ट्राई किया लेकिन फ़ोन नहीं लगा। तो एक कॉलर महीने में एक ही बार कॉल करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नए नए लोगों को बोलने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम ये कार्यक्रम चंद लोगों को बोलने के लिए नहीं शुरू किए, पूरे हिंदुस्तान को बोलना सिखाना है, टीवी पर बोलना सिखाना है, सीधे लाइव में बोलना सिखाना है और अपने लिए आवाज़ उठाना सिखाना है। इसलिए आप अगर कॉल करते हैं, अच्छी बात है, आप अपने घर के किसी और को बुलवाइए, अपने मित्रों से बुलवाइए, आप और किसी को बोलने के लिए तैयार करिए, क्योंकि टीवी चैनलों पर इस देश का आम आदमी खड़ा होकर बोल सकता है अपने घर से, ये सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हेलो। क्या कहना है? नमस्कार। हेलो। बोलिए। सूर्य जी नमस्कार, मैं चनाराम बात कर रहा हूँ बेंगलोर से। हाँ, मुझे ये एकदम ये भारत सरकार का ये कानून, ये जो है शादी में वो गुनहगार करता है ना, जो जयललिता बाहर निकल सकती है, सलमान खान बाहर निकल सकता है, और ये जो आपने बोला ना रामलिंगा वो राजू वो भी इतना ऐसा बाहर निकल सकता है, ये शादी क्यों नहीं निकल सकते हैं? और बाद में मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि आप ऐसा होना तो एक बढ़िया हमारे भारत में बहुत अच्छे अच्छे वकील है, क्यों नहीं उसको वकील मिल सकता है? अगर पैसों का प्रॉब्लम है तो आप एक एनजीओ बना के एक ऐसा उनके लिए हेल्पलाइन नंबर कर दीजिए कि भाई उनको कौन हेल्प करेगा वो वकील के लड़ने के लिए। तो होने से पहला मैं आपको मेरी तरफ से 1,000 रुपया मैं आपको वो आपके उनको वकील के लड़ने के लिए मैं दे सकता हूँ। धन्यवाद। करोड़ों की सलाह पर 1000 से शुरुआत करके कैसे चलेगा भाई साहब? यही तो समस्या है। हम लोग समस्या की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। सलमान खान, जयललिता वकील नहीं हायर करती, वकीलों की फौज हायर करती है। और कितनी करती आपको पता है? कुछ कुछ केसेस में यह देखा गया है कि सरकार किसी दूसरे बड़े वकील को हायर ना करे, इसलिए इन लोगों ने जिस कोर्ट में जितने सीनियर वकील हैं उन सारे वकीलों को एक साथ हायर किया। वहां पर सरकार सरकारी वकील के सिवा
किसी को भी एडिशनली हायर नहीं कर पाई। आप कल्पना कर सकते हैं कि हरीश साल्वे जैसे जो टॉप 100 नाम हिंदुस्तान में है, ऐसे लोगों को एक साथ हायर करने का एक केस का कितना खर्चा होगा। और अगर दशकों तक 2-2 दशक ये केसेस को खींच सकते हैं तो कितनी केसेस हुई होगी और कितने हजार करोड़ एक केस में चले होंगे। मेरा इस न्यायालय को, इस न्यायाधीश को यह सवाल है कि जिस जयललिता ने आप जयललिता को आपने निर्दोष साबित किया है, उस जज साहब को मेरा सवाल है कि अगर जयललिता के केसेस के खर्चे को भी आप जोड़ेंगे तो आपको जयललिता के वकीलों के एयर टिकट में भी हजारों करोड़ रुपए का पैसा खर्च हुआ पता चलेगा। यह पैसा जयललिता ने क्या सरकारी सैलरी से केवल लाया था? आखिर इतना बड़ा खर्च हुआ कहां से? और अगर कुछ वकीलों की फीस कम दिखाई गई है तो उन लोगों के नाम सामने क्यों नहीं लाए जाते? और मैं तो एक और अच्छी सलाह आज किसी सोशल मीडिया के कार्यकर्ता ने मुझे ट्विटर पर दी है कि जिस जज ने नीचे की अदालत में उस व्यक्ति को गुनहगार ठहराया है, ऊपर की अदालत में जब एक केस जाती है तो उस जज को उस कोर्ट में आकर ये बताना चाहिए कि उसने इस व्यक्ति को कैसे दोषी ठहराया। जो व्यक्ति निचले अदालत दोषी ठहराती है, ऊपर की अदालत छोड़ देती है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो दोषियों पर कार्रवाई कब होगी? अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार सुरेश जी, दीपक मेरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए दीपक जी। मेरा कहना ये है कि हमारी जो सरकारें हैं ये खास तौर पे जो विशेषकर ये जो बीजेपी सरकार अब आई है, ये बहुत ज्यादा इस बात पे जोर देती है कि हिंदू भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाना है। विश्व गुरु किसने बनाना है? जो महापुरुष, जो संत जो लोग हैं उनको अंदर करके बनाएंगे, या ये नेता लोग और ये हमारी जो गलत जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, ये बनाएगी विश्व गुरु? कौन बनाएगा इसको विश्व गुरु? दूसरी बात ये है कि जो ये हमारा जो जयललिता जी है और दूसरा ये जो सलमान खान और दूसरे जो हैं, इनको धड़ाधड़ ऐसे छोड़ा जा रहा है जैसे इनके बिना काम नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जुडिशरी, हम झूठ कहते हैं और ये जो लोग हैं झूठ कहते हैं कि हमें न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है, हमारा जो काम होगा वो ठीक करेगा। मेरे ख्याल में ये न्यायपालिका खुद ही बिकी हुई है, तो हमारा बाकी का काम जो है जुडिशरी वो कैसे चलेगा? मेरे को इतना ही कहना है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। हाँ, मैं नीरज मल्होत्रा बोल रहा हूँ सर, जम्मू से। बोलिए। हेलो, नमस्कार सर, मैं नीरज मल्होत्रा बोल रहा हूँ जम्मू से। हाँ। अच्छा सर, बात ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सोच रहे थे कि हेलो, चलिए धन्यवाद। कॉलर अपनी बात अगर टीवी पे सुनेगा तो निश्चित तौर पर अपना कॉल पूरा नहीं कर पाएगा। बहुत समय ऐसे में खराब होता है, इसलिए प्रार्थना है कि जो कंट्रोल रूम में आपको रिस्ट्रिक्शन दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उसका पालन हो। अगले कॉलर। जय हिंद। जो सरकारों की स्थिति है ये बहुत दयनीय बनी हुई है। वो किसी भी प्रकार से न्याय व्यवस्था की स्थापना करना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन आज के ऐसे वातावरण में आपने इस प्रकार का विषय उठाया है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आपको एक और रोचक जानकारी देता हूं कि कितने दशकों तक चली जयललिता के केस का फैसला जज साहब ने 10 सेकंड में सुनाया है। 10 सेकंड में। यही भारतीय न्याय व्यवस्था है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सर, क्या कहना है आपको? मेरा ये कहना है सर, ये जयललिता को जमानत मिल गए, बड़े लोगों को जल्दी जमानत मिल रहा है, गरीब आदमी को कोई नहीं मिलता सर जमानत। इनको बड़े लोगों को, ये काला कोट वालों को सबक सिखाना चाहिए सर। देश का ये काला कानून है सर, गरीब के लिए है, बड़े लोगों के लिए कानून है नहीं कहीं पैसा। गरीब आदमी के लिए कोई भी कानून नहीं है, अंधा कानून है सर। सब सलमान खान या जयललिता सब छूट जाते हैं, ये साले बड़े लोग जो है नालायक लोग गरीब क्यों लिए है सर? बिल्कुल, कॉलर का बिल्कुल सही कहना है कि जो अमीर लोग होते हैं उनके फैसले इतने लंबे चलते हैं दशकों तक, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो चंद मिनटों में उसको, ज्यादा से ज्यादा घंटे कहिए, उनको छोड़ा जाता है। ये न्याय बिकता नहीं तो इसको आप क्या कहते हैं? अगर ज्यादा से ज्यादा शब्दों में सुधार भी करना है तो हम कहेंगे कि न्याय खरीदा जाता है। अगले कॉलर। जय हिंद। बिहार से मृताज बोल रहे हैं। हाँ जय हो सर।
बोलिए। सर मेरा ये कहना है कि जब ये बीजेपी सरकार राम मंदिर के मुद्दे पर बोलती है राम मंदिर बनाएंगे हम, और ठीक है जब सरकार आ गई है तो बोलती है कि राम मंदिर हम नहीं बना सकते, बहुमत नहीं है मेरे पास। आज के मुद्दे पर आपको क्या बोलना है? सर मेरा ये कहना है कि जयललिता जैसे आई के संपत्ति मामले उसको बरी कर दिया गया, और साध्वी प्रज्ञा जैसे साधु संत पर अत्याचार हो रहे हैं इस देश में, और जब साधु संत का अपमान होगा तो ये देश कैसे तरक्की कर सकता है? बिल्कुल, नारी सर्वत्र पूज्यते, और नारी की भी आगे का वर्जन है साध्वी। अगर उनका भी अपमान है तो फिर सर्वत्र पूज्यते कहा है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए, लगातार चौथे दिन हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं, साध्वी प्रज्ञा की रिहाई कब, निर्दोष साध्वी को न्याय कब मिलेगा, जस्टिस फॉर साध्वी प्रज्ञा। इस मुहिम को लगातार आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हम सवाल पूछ रहे हैं न्यायपालिका से, राजनेता से, समाज के साधु संतों के, समाज के कार्यकर्ताओं को, महिला कार्यकर्ताओं को, और अपने आप को शेर हिंदुस्तानी कहने वाले उन मर्दों को जिनके ऊपर मैं सवाल या निशान खड़ा कर रहा हूं कि उनके चुप्पी के पीछे क्या कारण है। आइए, कौन है जयललिता और क्या है जयललिता के आरोपों का इतिहास, देख लीजिए। 19 साल बाद जयललिता को हाईकोर्ट ने रिहा किया। जांच और कोर्ट कार्यवाही में 19 साल तक करोड़ों का खर्च। मामला जयललिता के मुख्यमंत्री कार्यकाल 1996 से 1997 का है। 19 साल पहले 1996 में जयललिता पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ। दरअसल जया ने 1999 में मुख्यमंत्री बनते समय अपनी संपत्ति 3 करोड़ बताई। मुख्यमंत्री रहते जयललिता ने 1 रुपए के मासिक वेतन पर काम किया। मुख्यमंत्री का कार्यकाल खत्म होने पर जयललिता की संपत्ति 666 करोड़ कैसे हो गई? जयललिता पर आरोप लगा चेन्नई और उसके आसपास करोड़ों के मकान कहां से आए? हैदराबाद में फार्म हाउस और नीलगिरी में चाय बागान कैसे खरीदे? 22 किलो सोना और 880 किलो चांदी का राज क्या है? 10,500 साड़ियां और 750 जोड़ी जूते, 91 रॉयल घड़ियां कहां से आई? ये सारी संपत्ति रिजर्व बैंक की बेंगलुरु शाखा में जमा है। जयललिता ने अपने करीबी साथी शशिकला और दत्तक पुत्र को गैर जरूरी लाभ दिए। जयललिता ने अपने करीबियों को काले धन से 32 कंपनियां शुरू कराईं। जयललिता ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। जया ने सारे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। शशिकला ने कहा, मेरे व्यापार के बारे में जयललिता को कुछ भी नहीं पता। तो ये सब होते हुए भी हमारी न्यायपालिका इनको छूट देती है। जितनी चीजें पकड़ी गई वो रिजर्व बैंक में आज भी है, और ये सारा रिजर्व स्टॉक होते हुए भी जयललिता निर्दोष है, क्योंकि न्यायपालिका को लगता है कि निचली अदालत ने जो फैसला दिया वो राजनीति से, जातिवाद से, स्थानीय राजनीति से प्रेरित है। इसलिए कर्नाटक का सर्वोच्च उच्च न्यायालय जयललिता को निर्दोष ठहराता है, और हिंदुस्तान आंखें बंद कर देखता रहता है और चैनल स्विच करते हुए मनोरंजन के चैनलों पर जाकर ठहर जाता है। सब कुछ भूल जाता है, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार भी भूल जाता है, और उस भ्रष्टाचार के कारण जिन लोगों की संधि गई, जिन लोगों की अपॉर्चुनिटी गई, जिन लोगों का मौका गया, जिन लोगों को मौका हाथ से धोना पड़ा, उनके दुखों को भूल जाता है, क्योंकि हम समय पर समय समय को भूलते रहते हैं। भ्रष्टाचार के प्रति भी हमारा रवैया भूलने का है, और इसलिए इस भूलने के हमारे स्वभाव का फायदा अमीर लोग केस को लंबा खींचकर और जल्दी न्याय लेकर उठाते हैं, और हम फिर भी चुप रह जाते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। मेरा नाम राजवंश शर्मा, आगरा से मैं बात कर रहा हूँ। आपने जो ये मुद्दा उठाया है ये बहुत ही सराहनीय है। काफी लंबे समय से ये न्यायालय में लंबित है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बिना आग के धुआं नहीं होता है। अगर यही आपने साध्वी जी को जी लगा के संबोधित किया, अगर इतने संगीन आरोप किसी मुसलमान आतंकवादी पर लगे होते, जैसे दिग्विजय सिंह ने उसामा जी बोला, तो एक हंगामा मच गया। तो आपको जी लगा के
संबोधित नहीं करना चाहिए। आपकी आवाज इतनी लड़खड़ा क्यों रही है भाई? अपना असली नाम भी तो बताइए। राजवंश शर्मा, आगरा। धन्यवाद। जी इसलिए लगा रहे हैं, ये जी लगाने के लिए मैं, अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर गुनहगार है तो मैं ये मीडिया छोड़ दूंगा, मैं ये काम छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने एक आरोपी को जी लगाया है। लेकिन आरोप पत्र तो दाखिल करिए। 7 साल से जिसके ऊपर आप आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाए, उसको अगर जी लगाने से इतनी बरनौल की जरूरत पड़ती है तो फिर हम समझ सकते हैं कि आपने नाम सही बताया गलत बताया। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी, वंदे मातरम सुरेश भाई जी, मैं सीमा शर्मा फ्रॉम जर्मनी। बोलिए बोलिए। आपने जो ये मुद्दा उठाया है बहुत अच्छा है, और हम लोग इससे इसके थ्रू हम लोग बहुत अपनी आवाज़ अपनी नेताओं तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर उन लोगों ने अपने कानों से रुई निकाल ली है तो इन लोगों को मैं ये कहती हूँ कि हमें शर्म आ रही है, इन लोगों को शर्म नहीं आ रही। पूरी संसद में जो बैठे हुए हैं 7 सालों से, एक हिंदू साध्वी जो है बिना किसी धारा के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी कसूर साबित हुए जेल में इतने बुरे हाल में रह रही है। उनका मतलब इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती कानून के साथ खेलते हुए। ये लोग कानून के साथ क्यों खेल रहे हैं? और हमारे हिंदू संगठन 7 सालों से चुप क्यों बैठे हैं? मुझे समझ नहीं आता। इन लोगों को बोलो राजनीति बंद करके हमारी बहन को जो बेकसूर है उनको बाहर निकालिए। इनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और हम सब जो भारत से बाहर बैठी हुई हैं हिंदू बहनें, वो इनका हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करेंगे अगर ये नेता एंड हमारे हिंदू संगठन जो है अब भी जाग जाएं, अब भी जाग जाएं। धन्यवाद। विदेश में बैठे हुए भारतीयों में भी गुस्सा है, और हम साध्वी की तुलना ओसामा से करें, जिस ओसामा ने दुनिया भर के आतंक का नेतृत्व किया, जिस ओसामा के ऊपर लाखों करोड़ रुपए का इनाम था, जो ओसामा अपने आप को छुपाए बैठा था। हम अपना नाम शर्मा बताते हैं और साध्वी की तुलना उससे करते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ चौहान जी नमस्कार। बोलिए। मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, देवांचल राठौर। हाँ सर, आपके मुद्दे तो बहुत अच्छे लगते हैं, सारा आप हिंदुस्तान की धड़कन है। लेकिन अभी आपका जो मुद्दा है इसके बारे में मैंने कल आपको SMS भी किया था। मैं कहती हूँ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इस प्रज्ञा जी को, तो इसके लिए एक अकाउंट खोला जाए और सभी लोगों से कंट्रीब्यूशन किया ताकि इसको एक अच्छा ट्रीटमेंट और अच्छा वकील मिल सके। बिल्कुल। देखिए, इसके लिए हम चैनल के तौर पर तो नहीं कर सकते, लेकिन एक सामाजिक संस्था के कुछ लोगों ने मिलकर जो विषय शुरू किया है, उनके नंबर हम स्क्रीन पर चला रहे हैं। जस्टिस फॉर साध्वी हेल्पलाइन नाम से, वहाँ पर लोग फ़ोन कर कर अपने मदद या जो भी करना है कर सकते हैं। हम तो मीडिया के हदों के भी आगे जाकर इस विषय को जितना संभव है वो सब कुछ कर रहे हैं, और फाइनली कोई नहीं करेगा तो हम मैदान में भी इस काम के लिए करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आगे तो आने दीजिए उन लोगों को जो नाम लेते हैं और काम नहीं करते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी, आनंद गुप्ता बोल रहा हूँ, सालीचोका डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर से, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैं। बोलिए। मेरा ये कहना है कि हमें मोदी सरकार आई थी, उनसे बहुत उम्मीद थी कि अपनी जुडिशियल सिस्टम को सुधारेंगे हिंदुस्तान का, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि कांग्रेस के समय था। अपन सभी पूरा देश जानता है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए जो केस बनाया गया टोटल फर्जी वाला केस है, 101 फर्जी वाला है। जबकि सलमान खान का केस था, उसको सजा हो गई थी, उसको 5 साल सजा हो गई थी, उसके बाद भी उसका एक दिन में उसको जमानत मिल गई। ये जुडिशियल सिस्टम आखिर क्यों नहीं सुधर रहा? इसको कौन सुधारेगा? बिल्कुल। और ये सब कुछ होने के लिए मोदी के भी प्रायोरिटी में कई एजेंडे हैं। इस एजेंडे को ऊपर लाना होगा तो बोलना होगा, क्योंकि आजकल आधुनिक जो माँ है वो भी कहते हैं कि बच्चा रोता नहीं तब तक दूध नहीं पिलाती। तो सरकार भी तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक भारत अपनी आवाज नहीं उठाएगा। और यहाँ तो हमको रोने की आवश्यकता नहीं है, आवाज उठाने की आवश्यकता है। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी जय हिंद। बोलिए। सुरेश जी, हाँ। हमारी ये न्याय व्यवस्था को कौन चला रहा है? निर्दोषों को बंद रख के और जो दोषियों को छोड़ दे रहे हैं, ये कैसी न्याय व्यवस्था है? बिल्कुल बिल्कुल, इसी पर सवाल उठा रहे हैं और इसी पर हम कार्रवाई चाहते हैं कि आखिर सत्यम घोटाला जैसा घोटाला करने वाला व्यक्ति
भी छूट जाता है, जयललिता छूट जाती है, सलमान खान छूट जाता है, और इतने सारे लोग छूटने के बावजूद कहीं पर भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठता है। तो ये आवाज उठाने का काम हमने शुरू किया है। बस इस आवाज के साथ आपकी आवाज जुड़िए। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, सूरत से बद्रेश जादव बोल रहा हूँ। हाँ, थोड़े दिन पहले जनरल वीके सिंह ने मीडिया के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था। मुझे लग रहा है कि यही शब्द का आज प्रयोग न्यायपालिका के लिए भी होना चाहिए। हाँ, जैसा मीडिया है वैसा ही न्यायपालिका है, जो भी का हुआ है। अगर इन शब्दों का उपयोग न्यायपालिका के खिलाफ आप करेंगे तो भाई साहब आपको भी रख देंगे अंदर। हाँ, वो तो है, लेकिन आपने ही कहा कि बोलना तो पड़ेगा जो सच है। बिल्कुल, और इसके लिए मैं ताली बजाता हूं, क्योंकि आप सच का साथ दे रहे हैं। बोलना तो पड़ेगा, कार्रवाई होगी, इस डर से चुप जो बैठेगा उसको बोलने का अधिकार नहीं है, और इसलिए बिंदास बोलना है किसी भी कार्रवाई के डर के बगैर। अगर न्यायपालिका को यह साबित करके देना होगा कि वो शब्द नहीं है जिसका उल्लेख ये कॉलर कर रहा है। आखिर हम भारत के न्यायाधीशों को पैसा देते हैं, हम सैलरी देते हैं। इस देश का गरीब पसीना बहाने वाला आदमी टैक्स चुकाता है, और उसके पैसे से इस देश की न्याय व्यवस्था चलती है। उस न्याय व्यवस्था में बैठे हुए लोग ये कदापि नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर आरोप मत लगाओ, बल्कि हम ये कहते हैं कि वो साबित करके दिखाए कि वो निर्दोष है। लेकिन इस देश के एक भी न्यायाधीश में हिम्मत नहीं है कि वो पूरे न्याय व्यवस्था का अपने बलबूते ये साबित करके दिखाए कि सारी न्याय व्यवस्था ठीक है। हाँ, कुछ अच्छे लोग जरूर हैं, लेकिन उस अच्छे लोगों के अस्तित्व का खोजने के बावजूद भी ठिकाना नहीं मिलता है, क्योंकि जो ठिकाना मिला उस ठिकाने पर कहीं 3-3 ठिकानों पर, मुंबई में सलमान छूट गया, बेंगलोर में उधर जयललिता छूट गई, हैदराबाद में इधर राजू छूट गया, सत्यम से लेकर असत्यम सब तरफ चल रहा है, और फिर भी कहीं अच्छे जजों का नामो निशान नहीं मिल रहा है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। पंकज पलिया भोपाल से। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे कि अपने साधु संत जैसे शंकराचार्य जी को जैसे दिवाली वाले दिन उठाया गया है ना, जैसे अपनी प्रज्ञा दीदी को वो करा गया, जैसे सलमान जी को तुरंत बेल मिल गई, तो अपने यहाँ भी जैसे हिंदुस्तान में जब तक अपनी समाज के लोग आगे निकल के नहीं आएंगे, हम काफी लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बोलते हैं कि अपन करें कुछ, लेकिन सबने यहाँ के लोग आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि ये जो राजनेता लोग हैं इतना इतना धन अपना इकट्ठा करके बैठे अपने राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, सिर्फ बाकी इन लोगों को यही सब दिक्कतें होती हैं। धन्यवाद। हम कारण देखते हैं, क्या कारण है, देखिए। साध्वी प्रज्ञा जी पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आज समाज का ही मौन रहना, जिस कारण आज तक साध्वी प्रज्ञा जी को सही तरीके से न्याय नहीं मिला। न्याय प्रणाली का लचर होना, जिस कारण साध्वी प्रज्ञा जी आज तक जेल में बंद है, और वहीं दूसरी तरफ जयललिता को आय से अधिक संपत्ति मामले में राहत दे दी जाती है। साध्वी प्रज्ञा जी का जेल में सही तरीके से इलाज नहीं किया जा रहा, जिससे उनकी हालत प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है, और वो कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह जी के लिए अब तक किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई है, और जेल में भी उनके ऊपर कई प्रकार के अन्याय किए जा रहे हैं, जिस ओर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, और उनकी स्थिति काफी खराब हो गई है। न्याय प्रणाली का निष्पक्ष होकर न्याय न करना, जिस कारण आज जयललिता सभी मामलों से बरी हो जाती है, और आरोप पत्र दाखिल न होने के बावजूद साध्वी प्रज्ञा जी पिछले 7 साल से जेल में कैद हैं, और उनकी रिहाई नहीं हुई है। साध्वी प्रज्ञा जी को कैंसर होने के बावजूद भी उन पर अत्याचार करना, और साथ ही उन्हें सही तरीके से स्पेशल डॉक्टर्स की देखरेख में इलाज न कराना। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, वंदे मातरम। बोलिए। मैं जोगिंदर त्यागी मेरठ से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल यहाँ की अपने भारत की न्यायपालिका से भी है और यहाँ की सरकार से भी है। सलमान जैसे हत्यारे छूट सकते हैं, जयललिता जैसी बेईमान छूट सकती है, क्या आसाराम प्रज्ञा ठाकुर नहीं छूट सकते? तो मेरा जवाब, मैं सीधी अब तक मैं ये बोलता था सोशल मीडिया पे कि मीडिया बिकाऊ है, लेकिन आज मैं सीना ठोक के ये कहता हूं कि न्यायपालिका बिकाऊ है।
बिल्कुल, और इसका जवाब न्यायपालिका को देना होगा। न्यायपालिका इस आवाज को, इस उठी हुई आवाज को दबा नहीं सकती, क्योंकि न्यायपालिका भी देश के लिए जवाबदेही है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी सर, क्या कहना है आपको? सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे देश में जो कानून को प्रभावित किया जा रहा है वो सिर्फ गरीब आदमियों के द्वारा किया जा रहा है। इन लोगों को, जो अमीर आदमी है, उनके कानून जेब में रख दिया गया है। वो कुछ भी करो, कुछ भी मत करो, उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। बिल्कुल, आपके शब्दों में मैं थोड़ी सुधारणा करता हूं। वो लोग इतने बड़े कि उनको कानून जेब में रखने की जरूरत नहीं। कानून तो इनके महंगे वकीलों के जेब में है, और ऐसे बड़े वकीलों की फौज इनके जेब में है, क्योंकि इनकी जेब बहुत बड़ी है, जो आपके और मेरे चुप बैठने के कारण हुई है। ये चुप बैठना बंद करिए तो ये जेबें भी छोटे होगी और महंगे वकील भी छोटे होंगे, और फिर न्याय खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर साध्वी जैसी कोई जेल में नहीं सड़ेगी। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। सुरेश जी को वंदे मातरम। जय हिंद। हाँ, तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है आज ही, बहुत मैं तो देखता रहता हूँ, कभी लगता नहीं है। हाँ। आपको कार्यक्रम के लिए बहुत धन्यवाद। ये जो साध्वी जी के जैसे निर्दोष आदमी को जो भी इतना दिनों तक दंड देते हैं जेल में बंद करके, तो इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उनको भी दंड मिलना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे बेकसूर लोगों को कभी भी दंड नहीं देना चाहिए, लेकिन देते हैं तो उनको भी दंड कैसे मिलेगा, इसके बारे में भी हमें कोशिश करना है। हम आपको कुछ नए ग्राफिक्स भी दिखाते हैं, जिसमें कैसे साध्वी के खिलाफ कार्रवाई हुई, जैसे साध्वी को प्रताड़ित किया गया, वो भी चीज़ें स्क्रीन पर आती रहेगी। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया हम आपको दिखाएंगे कि जयललिता पर जो कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया चली, वो भी कैसी चली। सुनवाई की जा रही है। पुलिस और सरकारी एजेंसियां साध्वी प्रज्ञा केस को निर्णयात्मक स्तर तक नहीं ले जाना चाहती। इस बीच जयललिता को विशेष अदालत खुद हाजिर होने का आदेश दिया। जया सुप्रीम कोर्ट चली गईं और सुरक्षा का सवाल उठाया। विशेष अदालत को ही सुरक्षित दूसरी इमारत में ले जाया गया। सितंबर 2014 को विशेष अदालत ने जयललिता और 3 अन्य लोगों को सजा सुनाई। जयललिता को 4 साल की सजा और 100 करोड़ जुर्माने की सजा सुनाई। सजा के बाद जया को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। जयललिता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष कोर्ट की सजा को निलंबित कर दिया और जमानत दी। 11 मई 2015 को हाई कोर्ट ने जया की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुना दिया। जयललिता सहित उनके सभी सहयोगियों इस मामले से बरी। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर, मैं हेमचंद्र श्रीवास्तव। हाँ सर, यहाँ वो ऐसी स्थिति सर, रमन सिंह सरकार है अपना, या इतना नक्सली वारदात हो गया, रमन सिंह सरकार अपना लोक सुराज अभियान चला रहा है अपने राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ अभी तक नक्सली क्षेत्र में कुछ नहीं कर रहे हैं सर। धन्यवाद। मैं कहूंगा जिस दिन जो विषय है उसी विषय पर बात करें। परिणाम देख लेते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो क्या परिणाम होंगे। साध्वी प्रज्ञा जी के लिए देश की जनता का कुछ न करना, जिस कारण आज तक साध्वी प्रज्ञा जी उस अपराध की सजा भुगत रही हैं, जो उन्होंने किया ही नहीं है। इसी तरह साध्वी प्रज्ञा जेल में रही तो उनकी हालत और बिगड़ जाएगी, और साथ ही देश में निर्दोषों को जेल होती रहेगी और गुनहगार जेल से बाहर घूमते रहेंगे। देश में इसी तरह बिना आरोप साबित हुए केवल शक के आधार पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता रहेगा और असल अपराधी खुलेआम घूमते रहेंगे। राष्ट्र की छवि विश्व स्तर पर खराब हो जाएगी और विश्व स्तर पर गलत संदेश जाएगा, जो देश के हित में नहीं है। आम जनता का कानून से विश्वास उठ जाएगा और देश में निर्दोषों को सजा मिलती रहेगी, जिससे हमारे देश का कानून खुद कटघरे में खड़ा हो जाएगा। देश में लचर कानून व्यवस्था है, ऐसा संदेश जाएगा और कानून व्यवस्था और खराब हो जाएगी, जो राष्ट्रहित में नहीं है, जिससे देश में अशांति का माहौल व्याप्त होगा। साध्वी प्रज्ञा जी ने जो पत्र लिखा था, उस पत्र का ये कुछ अंश आपके सामने दिखाते हैं।
चलिए, तकनीकी कारणों से हम आपको इसका ऑडियो नहीं सुना पा रहे हैं, लेकिन इसका टेक्स्ट जो है उसको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। हम कल के एपिसोड में आपको दोबारा ये सुनाएंगे। हम आपको ग्राफिक के द्वारा दिखाते हैं कि उनको कैसे प्रताड़ित किया गया। देखिए, साध्वी प्रज्ञा जी पर एक भी आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया। साध्वी जी की ना तो रिहाई हो रही है और ना ही केस की सुनवाई की जा रही है। पुलिस और सरकारी एजेंसियां साध्वी प्रज्ञा केस को निर्णयात्मक स्तर तक नहीं ले जाना चाहती। साध्वी जी 7 साल से जेल में बंद हैं। साध्वी प्रज्ञा अंतिम स्तर के कैंसर से ग्रसित है। कैंसर हुए 3 साल होने के बाद भी कोई इलाज मुहैया नहीं कराया जा रहा। जेल में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। पुलिस की पिटाई से साध्वी जी की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। साध्वी जी पिछले कई सालों से अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं। जेल के अंदर साध्वी जी को गौमांस खिलाने की कोशिश भी की गई थी। गैर कानूनी तरीके से साध्वी जी का 3 बार पॉलीग्राफिक टेस्ट भी किया गया। पॉलीग्राफिक टेस्ट के बाद भी हिंदू आतंकवाद का मुद्दा नहीं साबित हुआ। और भी कई तथ्य जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमें भी रिसर्च के लिए वो चीज़ें अभी मिल रही है। जिन लोगों के पास जो चीज़ें हैं, अब सरकारी महकमे से भी कुछ लोग बातें दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने कहा कि हमारे सामने साध्वी जी के ऊपर अन्याय हो रहा था, लेकिन हम कुछ नहीं करते थे क्योंकि हमें ऊपर से आदेश था। लेकिन अब उनमें से कुछ लोग रिटायर्ड भी हुए हैं और कुछ लोग अपना हौसला बढ़ाकर बात करने के लिए तैयार है। हम आपके सामने साध्वी जी से भी और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल उपलब्ध कराकर हर एपिसोड में देते जाएंगे। आने वाले दिनों में साध्वी जी के परिवार के सदस्यों को भी हम इस स्टूडियो में बुलाकर आपके सामने विषय करेंगे, उनकी बात कराएंगे, उनके ऊपर क्या बीती है उनके शब्दों में सुनाएंगे और आपको भी उनसे बात करने का मौका देंगे। फिलहाल कई कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ, ये किसी के बारे में जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं संजय दत्त के बारे में बात बताना चाहता हूँ। हाँ। कि एक ऑनेस्ट आदमी, उसने अपना सब कुछ एडमिट कर लिया। एक AK-47 उसने रखी है उसकी सजा, जबकि उसके फादर जो थे और उन्होंने देश के लिए, उसकी मदर ने बहुत कुछ किया है। तो यहाँ पर तो कितने एक्सट्रीमिस्ट हैं जो AK-47 रखते हैं, उनको सरेंडर करा के उनको जॉब भी दे देते हैं। तो ये जुडिशरी का यह है कि किसी को तो इतने कुछ एमुनेशन और आर्म्स रखने के को, जबकि वो एक एक्सट्रीमिस्ट नहीं था। अगले कॉलर के पास चलते हैं। कहेंगे कम टाइम बचा, इसलिए जल्दी जल्दी अपने नए नए तर्कों को रखें। जय हिंद। हेलो, बोलिए। मुकेश गौतम बोल रहा हूँ मैं, काशीपुर नैनीताल से। हाँ, हेलो, बोलते रहिए। साध्वी प्रज्ञा जी के बारे में मुझे ये कहना है कि अधिकारी लोग जो प्रज्ञा जी को बंद किया है उनके खिलाफ भी केस होना चाहिए, यही मर्डर वाला केस। प्रज्ञा जी हमारे देश के विभूति हैं, इनको कभी भी। बिल्कुल, धन्यवाद। आखिर जिन लोगों ने निर्दोष को इतने लंबे समय तक प्रताड़ित किया और गैर कानूनी तरीके से प्रताड़ित किया, मानवीय अधिकारों का उल्लंघन करके प्रताड़ित किया, भारत के संविधान का अपमान करके प्रताड़ित किया, कानून को, सीमाओं को लांघकर प्रताड़ित किया, उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी, ये सवाल बनता है। उस सवाल पर भी जाएंगे, लेकिन पहले साध्वी जी के लिए न्याय की बात करेंगे और फिर दोषियों को भी सजा की मांग करेंगे। उपाय देख लेते हैं। जरूरत है कि हम आज उनके लिए आवाज उठाएं, जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपना घर त्याग दिया और समाज के उत्थान के लिए परिश्रम किया। साध्वी जी की रिहाई के लिए पूरे देश में मुहिम चलाना चाहिए, जिससे देश का हर नागरिक साध्वी जी पर हुए अत्याचारों से अवगत हो और उनकी रिहाई जल्द से जल्द हो सके। न्याय प्रणाली में सुधार करना चाहिए और सबके साथ समान रूप से न्याय करना चाहिए, जिससे असल अपराधी को सजा मिले। साध्वी प्रज्ञा जी के केस को फिर से ओपन करके सुनवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द साध्वी जी की रिहाई की मांग करनी चाहिए। साध्वी प्रज्ञा जी की खराब तबीयत का जल्द से जल्द सही उपचार कराना चाहिए, जिससे साध्वी प्रज्ञा को आराम हो और उनकी सेहत बेहतर हो जाए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। यहाँ तो हमारे देश में जुडिशरी के 2 कानून चलते हैं। जहाँ कश्मीर में बिट्टा कराटे ने जहाँ अपना 40 लोगों को, हेलो बोलते रहिए, 40 लोगों को मारने का खुद एक्सेप्ट किया टीवी पर, उसको खुला छोड़ दिया गया। जबकि साध्वी प्रज्ञा जी के लिए
7 साल से जेल में है, ना चार्जशीट हुआ है तो ना उस पर कोई जुर्म है। ये देश की जुडिशरी का हाल है। लेकिन जो हमारा दूसरा मीडिया है सुदर्शन के बगैर, वो तो दूसरे हर मुद्दे पर बकवास करता है, लेकिन साध्वी प्रज्ञा के वक्त उनकी जबान बंद होती है। ये मुगलों की सरकार चलती है और ये मुगल राज का जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट के खिलाफ हमने एक जंग लड़नी है। इस माइंडसेट को बदल देना है। धन्यवाद। बाकी सुदर्शन छोड़ के बाकी लोग भी इस विषय पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये सवाल वाजिब है और आप जिस भी चैनल को देखते हैं उसको फोन करके सवाल जरूर पूछें। अगले कॉलर। जय हिंद। चौहान के साहब, हेलो, बोलिए। हाँ जय हिंद। इंडिया में जो है बाकी सारी चीजें इतनी डेवलप हो रही है, सिर्फ कानून जो है वो इतना डिले होता है। कानून जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ऐसा अगर है तो आप लोग जो है डॉक्टर जैसे 24 आवर्स सर्विस देते हैं, वैसे कानून का सर्विस क्यों नहीं मिल सकता है? इसके ऊपर ये तो छोड़िए, अंग्रेजों ने शुरू हुई गर्मी की छुट्टी अभी भी एसी कोर्ट में चलती है, जहां पर सब कुछ एसी है। लेकिन अंग्रेजों ने शुरू की हुई जो गर्मियों की छुट्टी है वो भी लंबी लंबी चलती है। जिनकी सजाएं खत्म हुई ऐसे लोग भी जेल में सड़ रहे हैं, लेकिन जज साहब छुट्टी पर गए हैं। अभी भी वही कानून है, वही कोर्ट है जो गुलामी का प्रतीक है। 45 डिग्री मुंबई और साउथ में या उत्तर में भी कई जगह पर 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, और उसमें काला कोट और टाई बांधकर जो वकालत करता है उसको मैं ब्रिटिशों के उस परंपरा का गुलाम नहीं तो क्या कहूँ। इस भेष को तो बदलने का भी विचार करिए। आखिर हम कब तक उन काली रेखों को ही खींचते रहेंगे। आज इस बिंदास में हमने आपके सामने जयललिता वर्सेस साध्वी प्रज्ञा के विषय को रखा। मुझे तो लग रहा है कि मैंने जब से एपिसोड शुरू किया है रोज एक आदमी छूट रहा है। पता नहीं कल और कौन छूट जाएगा, लेकिन ये छूटे ना छूटे, हम इस निर्दोष साध्वी को छोड़ने की मुहिम को जारी रखेंगे। जो लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए स्क्रीन पर हम नंबर भी चला रहे हैं। उन नंबरों पर कॉल करके आप अपनी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। जस्टिस फॉर साध्वी प्रज्ञा, ये इंग्लिश में, और हिंदी में साध्वी_ प्रज्ञा ठाकुर, ये हम हैशटैग के साथ मुहिम को ट्विटर पर भी जो लोग चला रहे हैं उनकी जानकारी भी यहाँ पर दे रहे। बिंदास वैसे 3 दिनों तक होता है, लेकिन आज सोमवार होते हुए भी हमने इस कार्यक्रम को लिया। हम रोज अब लगातार इस सीरीज को आपके सामने लेकर आएंगे। उन दर्शकों को और उन मित्रों को भी बताइए जो अन्य दिनों में शायद इस समय पर हमारे कार्यक्रम को नहीं देखते होंगे, अब इस मुहिम के साथ वो भी जुड़ सकते हैं। आप लोग आपकी बात अगर फोन के द्वारा हम तक नहीं पहुंचा सकते हैं तो इसी विषय पर अपना व्हाट्सएप रिकॉर्ड करके आप दिन भर कभी भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिसको हम कार्यक्रम के दौरान चलाएंगे, जिससे कि आप अपने चेहरे और नाम के साथ अपनी बात को रख सकेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।